You will fall 10 times, you will fall 100 times, but every time you fall, you have to get up and fight back. That is what is important. Passing itself was a big thing. 2% रिजल्ट सोचो ना, अब उसमें कैसे जैसे ऑल इंडिया रैंक लाना, मैंने प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ, लेकिन आ गया तब लगा कि मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2026, कितना चेंज हुआ है, कितना डिफिकल्ट लेवल या इजी लेवल हो चुका है अभी तक? 1997 में, लेकिन मेरा टीचिंग कैरियर है स्टार्टेड सिंस फ्रॉम 91-92। एलएनटी में पैकेज क्या दे रहे थे, 7,400 पर मंथ, मतलब बहुत छोटी क्या अमाउंट है। हम लोग के टाइम में स्टार्टिंग क्या मिलता था, किसी को 20,000 का पैकेज मिलता था महीने का, और सिटी बैंक वाले 30,000 पर मंथ दे रहे थे, 30,000 पर मंथ। तो उसको एक बड़ा पैकेज मानते। तो कुछ नहीं समझा, चैट जीपीटी को पूछ, यूट्यूब को पूछ, फ्रेंड्स को पूछ, टीचर को भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अपना नाम देगा शिरीष व्यास, बाजू पे लिखा तो बोथ ग्रुप्स। ऐसा खुशी के मारे में नाचा हूँ, और तब मुझे उसी वक्त फर्स्ट मेरी फीलिंग ये थी, यार कल तक मैं जस्ट एक सादा बच्चा था, आज मैं सीए हूँ। Kindly request Abhishek Pandya to come on the dais and express his view. Welcome back to Abhi's Arc Mouse Black series, episode number 3. Today we are having Shirish Vyas sir in the house. Welcome sir. थैंक यू अभिषेक। So sir, before we deep dive into your journey, let me ask you one quick icebreaker कि अगर मैं आपको आपके बचपन में मिला होता, अपने स्कूल डेज, देन आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते, एंड आपका बचपन का सपना क्या था? सी बचपन का सपना तो मुझे क्या डांस म्यूजिक उससे रिलेटेड था। मेरा क्या हमेशा एक म्यूजिक डांस में एक अलग ही अटैचमेंट था। इनफैक्ट मैं जब स्कूल के बाद कॉलेज वाले ज्वाइन किया था, ठीक है, उस वक्त मेरे को थोड़ा एक करियर को लेके एक बार आ गया था कि 10th के बाद तो हर बच्चे को रहता ही है कि कुछ करियर लेना है। लेकिन उसके बाद मेरा ज्यादा इंटरेस्ट क्या म्यूजिक डांस वगैरह में था। इनफैक्ट मैं कॉलेज में 2 साल 11th ग्रेड और 12th ग्रेड में ना वो डांसिंग वगैरह में थोड़ा ध्यान दिया था। मीन्स हम लोग की कॉलेज में एक एस कोरियोग्राफर थे, गणेश हेगड़े। मीन्स वो काफी बॉलीवुड मूवीज में भी वो कोरियोग्राफी करते हैं, तो उनके पीछे में लगा रहता था कि मुझे अपनी टीम में ले लो, टीम में ले लो। तो मेरे को ऐसा कुछ उन लोग ने कभी फ्रंट सीट पे लेके ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन मैं उनको देखते 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 डांस सीखता था और डांस करता था। ओके, पर उन लोग के साथ ही हमेशा रहता था। वो लोग अपने तो स्टोरीज बताते थे, आज सलमान खान को मिले, ये किए वो किए। तो मेरा क्या उसी में ज्यादा इंक्लिनेशन था और डांसिंग वगैरह करते रहता था। फिर बाद में मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग ने मिलकर हम लोग ने क्या एक रैप का ग्रुप चालू किया। उसमें क्या हम लोग सोचा हम लोग खुद के रैप्स लिखेंगे, म्यूजिक भी खुद का कंपोज करेंगे, और हम लोग का खुद का एल्बम निकालेंगे। और वो टाइम ऐसा था ना 90s का, उस वक्त है ना म्यूजिक एल्बम म्यूजिक वीडियोस का एक अलग ही क्रेज था। मीन्स तुम लोगों को भी पता होगा, मतलब जो भी 90s के होंगे उनको पता है कि उस वक्त क्या है, हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नया म्यूजिक वीडियो आ रहा है, रिमिक्स का कल्चर था, ये था वो था। तो एक अलग ही था कि सबको था कि मेरा भी वीडियो आना चाहिए, मेरा भी म्यूजिक एल्बम आना चाहिए। तो हम लोग क्या है 4 फ्रेंड्स लोग से मिलकर हमने ग्रुप बनाया। उसमें एक बंदा क्या है ऑर्गेन पे म्यूजिक कंपोज करता था, और मैं डांस कोरियोग्राफी करता था, और रैप की लिरिक्स लिखता था और गाता भी था। और मेरा एक फ्रेंड था, वो तो बहुत ही अच्छा था, मतलब वो भी रैपिंग में एकदम एक्सपर्ट था। तो हम लोग क्या मिलके अच्छा रैप, खुद का ही रैप बना के खुद का ही कंपोज करके अच्छा खासा हम लोग ने इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर दिया था। हम लोग के टाइम के कॉलेज में एक इवेंट होता था, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, फैशन शो होता था, डांस कंपटीशन होता था। ये रैप कंपटीशन जैसा कोई इवेंट नहीं था, लेकिन हम लोग ने वो इवेंट इंट्रोड्यूस किया। हमने प्रिंसिपल को जाके रिक्वेस्ट किया कि ऐसा भी इवेंट रखो, और वो इवेंट रखा, और वो इवेंट अच्छा खासा पॉपुलर भी हो गया था। एंड फिर नेक्स्ट ईयर, ये तो 11th में हुआ था, फिर 12th ग्रेड में हम लोग ने क्या है, एक हम लोग के यहाँ पे कॉलेज है लालास, वहाँ पे रोंदेवू करके फंक्शन था, उधर भी रैप कंपटीशन हुआ, तो उधर उधर हमको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मतलब क्या एक ऐसी तरह की जर्नी रही थी। एंड फिर बाद में ग्रेड 12 के बाद लगा कि भाई अभी कुछ लाइफ में करना पड़ेगा, ये नाचना गाना म्यूजिक वगैरह तो ठीक है, ये हॉबी की तरह अच्छा है, नो डाउट मेरा उधर ज्यादा इंक्लिनेशन रहता था। आज तक भी क्या है
मेरे को म्यूजिक डांस से एक अलग ही टाइप का अटैचमेंट है। लेकिन क्या ग्रेड 12 के बाद क्या थोड़ा अपने को सीरियस होना पड़ता है, तो सीए का जर्नी चालू किया, तो वो हिसाब से धीरे 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 पढ़ाई के अंदर फोकस आ गया। इनफैक्ट सीए फाउंडेशन भी, मैं पूरा सीए फाउंडेशन साइड में टीवी में एमटीवी चल रहा है, एमटीवी में गाने सुन रहा हूँ और बैठ के मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से चलता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई ये टाइम पास जरा भी नहीं चलेगा, सीए में 100% डेडिकेशन चाहिए। तो स्लोली 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 24 घंटा पढ़ाइयों में चलने लगा। फिर अभी ये साइड हॉबी की तरह है, आज भी क्या है, गाड़ी ट्रैवल वगैरह कर रहा था, म्यूजिक वगैरह कोई भी लेटेस्ट जो सॉन्ग्स वगैरह है सबके ऊपर मेरी नजर है। जेनिफर लोपेस का भी लेटेस्ट नंबर आया तो उसके ऊपर भी ध्यान है, मतलब ऐसे पूरा अप टू डेट में रहता हूँ। बट फोकस मेरा अपने करियर पे पढ़ाने और पढ़ाने में, पढ़ने पढ़ाने में जाता है। So, so now from childhood to today, how would you introduce yourself today? So now I would introduce कि now I am a professional chartered accountant, educator, direct tax guru। सबको पढ़ाना है, सबको ज्ञान देना है। और मेरा यूएसपी क्या है कि मेरे पास कोई भी बच्चा कोई भी तरह का दुख लेके आएगा, उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। और खाली पढ़ाई रिलेटेड नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे रिलेटिव्स लोग अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ भी टेंशन लाते हैं, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा क्या फंडामेंटल्स क्लियर है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, लाइफ में कोई अटक गया, ये हो गया, फंस गया, ये भले वो पढ़ाई से रिलेटेड हो कुछ भी हो, तो हर चीज का क्या मेरे को क्या है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू गिव दी एडवाइस कि ऐसे में क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बस अभी यही चल रहा है। और क्या पूरे टाइम इनकम टैक्स पढ़ाओ और जो भी बच्चे दुखी है उनको हेल्प करो, यही लाइफ चल रही है। दिस इज द वे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नाउ। Great start, great start. So let's back to the topic कि from childhood, school days and family background कैसा था आपका? स्कूल में आप कैसे थे? एकेडमिकली कैसे थे? आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे था? आप वेल टू डू फैमिली से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे? ऑल द फ्रॉम बैकहुड। तो सी मेरा बैकग्राउंड क्या है, एकदम मिडिल क्लास फैमिली का था मैं। मेरे डैड एक बैंक में नॉर्मल जॉब करते थे, क्लरिकल पोस्ट पे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे। और हम लोग क्या मतलब एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाले, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, तो उनको समझता है कि एक ही चीज सोच समझ के खर्चा करना है, मतलब कोई भी चीज से मांगते ही मिल गई ऐसा नहीं है। मतलब कोई चीज चाहिए तो हम लोग भी 10 बार सोचते थे कि ये हमारे कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं। इनफैक्ट ऐसी डिमांड करते ही नहीं थे। हाँ, जो भी अपने रीच में था उसको लेके हम लोग मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करते थे, वो मिल जाता था। बट कैसे जैसे मतलब कि एक मिडिल क्लास वाली लाइफ जिए थे। और बाद में ऐसा भी नहीं था कि हम लोग को तकलीफ है, ये वो है, बट आई वाज हैप्पी। मींस कभी इनफैक्ट मेरे माइंड में थॉट भी नहीं आया कि मुझे अमीर होना चाहिए, कि मैं गरीब हूँ कि क्या है। जो था ठीक है, आज मैं उसको कैरेक्टराइज कर सकता हूँ, इट वाज अ मिडिल क्लास लाइफ। लेकिन उस वक्त ये मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं था, क्योंकि जो चाहिए था मिल गया। अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाएं भी लिमिटेड ही थी, तो बस जो चाहिए मिल रहा था, लाइफ चल रही थी। बट इट वाज अ नॉर्मल फैमिली, ओके। बट देन आई फेल्ट कि अभी लाइफ में मुझे कुछ करना है। और कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और क्योंकि मोटिवेट इस तरह से किया कि मैं कभी भी मेरे छोटे भाई को कुछ पढ़ाता था, उसके डाउट्स में क्लियर कर पाता था, तो मेरी मम्मी को लगा कि मतलब मेरा फंडामेंटल्स, मेरा पढ़ाने का स्किल वगैरह अच्छा है, मतलब मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ। तो शी टोल्ड मी कि भाई देखो सीए भी कुछ तो करना चाहिए। और मैंने भी सोचा चलो करना तो ही, क्योंकि मेरा 10th के बाद तो मेरा इंजीनियरिंग में जाने का पैशन था कि इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन किसी कारण से मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आई हैड टू लैंड अप इन कॉमर्स फील्ड। अब कॉमर्स फील्ड में जबरदस्ती बैठा था, वही मैंने बताया ग्रेड 11-12 में डांस म्यूजिक वगैरह उसमें इन्वॉल्व था, तो मैं सब भूल चुका था। फिर 12th ग्रेड के बाद मम्मी ने बोला अभी देखो सीए करने का सिस्टम चालू हुआ है, तो तू सीए कर ले। तो मैंने सीए की पढ़ाई चालू की। मेरे डैड ने भी मुझे बहुत बोला कि भाई सीए कर ले, बेस्ट होता है। मैंने बोला सीए भी नहीं करना, मेरे को क्या इंजीनियरिंग का सपना था, वो तो पूरा नहीं हुआ, अभी देखेंगे। बट देन ही इंसिस्टेड कि भाई, उन्होंने एक दो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलवाया भी, उन्होंने भी बोला, लेकिन उनकी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। सीए, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स क्या होता है कुछ समझा नहीं था। बट उन्होंने बोला ये अच्छा होता है, तो बस अच्छा होता है इसलिए कर लिया। बट उस वक्त क्या थोड़ा मैथ्स का इश्यू था, मुझे मैथ्स वगैरह ढंग से आता नहीं था। लेकिन मैंने कैसे भी करके उसको चैलेंज की तरह लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। अब सीए का कोर्स ऐसा ना कि सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया तो उसके बाद में पीछे जाता नहीं है, फिर आगे बढ़ने का सोचता है। तो बस इस तरह से आगे जर्नी करना चालू हो गई। एंड फिर धीरे धीरे जब सीए मेरा चल रहा था, उस दौरान मैं प्राइवेट ट्यूशन से बहुत लेता था। सी बोलने के लिए मैं सीए बना था 1997 में, लेकिन मेरा टीचिंग करियर हैज स्टार्टेड सिंस फ्रॉम 91-92।
इन द ईयर 91 92 मैं खुद उस वक्त प्राइवेट ट्यूशन लेता था। किसी को फ्रेंच पढ़ाना है, किसी को मैथ्स पढ़ाना है, किसी को साइंस पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, सब तरह के सब्जेक्ट पढ़ाता था स्कूल लेवल के ऑब्वियसली। एंड फिर मेरे जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स थे वो जैसे ही कॉलेज में आ गए तो उनको कॉलेज का पढ़ाना पड़ा। मेरा खुद का 11th ग्रेड 12th ग्रेड कैसे कैसे निकला था, मेरे खुद के अकाउंट से फंडा क्लियर नहीं थे, लेकिन क्या मेरे स्कूल वाले स्टूडेंट जो कॉलेज में आए तो देवर एक्सपेक्टिंग है मैं उनको पढ़ाऊं, और मुझे ही पढ़ाना है तो मुझे क्या अकाउंट्स पे थोड़ा रिसर्च करके बीआरएस का टॉपिक मुझे याद है, कभी पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को लेके अच्छे ट्रिक्स बनाए, ये किया, उसको अच्छी तरह बताया। एंड धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। एंड बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था कि बस तू ही मुझे पढ़ा, तू ही मुझे पढ़ा। और हर एग्जाम के टाइम लोग इंपॉर्टेंस मांगते थे, सर बताओ ना इसमें से क्या है। खैर सर तो नहीं बोलते थे वो टाइम, लोग मेरे शिरीष ही बोलते थे। मीन्स क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते थे 1 2 साल ही छोटे होते थे, तो ऐसे शिरीष करेगा, शिरीष बताना इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके देता था, चलो इसमें से आ सकता है, इसमें से आता था, और वही आ जाता था। भगवान की दया से सरस्वती जबान पे बैठी थी तो जो मैं बोलता था वही आता था। तो ऐसे क्या मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। हर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, अरे शिरीष को पूछना, वो बताएगा क्या, उतना जिसने जितना उसने बोला उतना पढ़ के बस खत्म। और कोई चीज किसी को नहीं आ रही तो इसको मुझे सिखा देगा। तो ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा ना कि मेरी सीए की जर्नी के साथ मेरा फुल ऑन प्राइवेट ट्यूशन चल रहा था। 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, धीरे धीरे सीए फाउंडेशन, एफवाई बीकॉम, फर्स्ट ईयर बीकॉम के बच्चे आते थे। सीए इंटर का मेरा अच्छा खासा ग्रुप बनता था, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। मतलब उस वक्त क्या है, आर्थर एंडरसन करके फॉर्म होती थी, जो अभी क्या इवेंचुअली अभी ईएनवाई की तरह चल रही है। तो आर्थर एंडरसन के कुछ बच्चे आते थे, पीडब्ल्यूसी के कुछ बच्चे आते थे, ऐसे 6 7 बच्चों का ग्रुप बनाता था अपने घर में, बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर ही उनको बिठा के उनको पूरा अकाउंट्स पढ़ाया, कॉस्टिंग पढ़ा, हर चीज पढ़ाई। और पूरा ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा यार पढ़ाने में मजा आ रहा है। और उससे मुझे फायदा क्या, मेरी खुद की जो सीए की जर्नी चल रही थी इंटर फाइनल वगैरह में, उसमें मुझे अकाउंट्स कॉस्टिंग का कभी टेंशन ही नहीं था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़ा दिया था ना। तो फॉर मी अकाउंट्स वाज ऑलवेज अ केक वॉक, इट वाज नॉट अ बिग टेंशन कि उसको क्रैक करना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का चैलेंज मुझे भी रहता था एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। तो इस तरह से पढ़ भी रहा था, बच्चों को पढ़ा भी रहा था, दोनों पैरेलली चल रहा था। तो ये मेरा 92 से लेकर 97 तक है ना, दोनों खुद की भी पढ़ाई चल रही है और दूसरों को भी पढ़ा रहा हूँ। एंड फिर सीए बनने के बाद तो फिर मैंने फुल टाइम इसी में स्टार्ट कर दिया, कोचिंग में। ओके, और उसके बाद भी एक अलग ही स्टोरी है, बट it depends upon how much content you want now. Actually, and you clear CA in the 1997, right? Yeah, With all India rank 42. yes. तब 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 पासिंग परसेंटेज कितना आता था अभी? सी उस वक्त ऐसा था ना कि फ्रैंकली तो मुझे रैंक का सिस्टम ही नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक होता है, मेरिट लिस्ट वगैरह का सिस्टम होता है, ऐसा मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। तो बस मैं तो क्या है, पढ़ाई के लिए जो पढ़ना चाहिए पढ़ूंगा। मैंने पहले भी 1 2 बार मेरे पॉडकास्ट में बोला कि मेरा सीए इंटर बहुत बुरी तरह से फ्लंक हुआ था। और तब मुझे सीखने मिला कि भाई सीए की पढ़ाई में कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते, अपने को प्रोएक्टिवली पढ़ाई करनी पड़ती है, एकदम एडवांस से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो मैंने ठोकर खा के इंटर में सीख लिया था। एंड फिर फाइनल में तो क्या है, बस इतना अलर्ट था कि भाई लास्ट मोमेंट पे पढ़ना नहीं है, अपने को प्रोएक्टिवली पढ़ाई चालू करनी है। तो मैंने प्रोएक्टिवली अपनी सारी पढ़ाई चालू कर दी थी without any aim for rank. In fact, I was not aware of the concept of merit list and all India rank. तो बस इतना था कि मुझे लास्ट मोमेंट में ऐसे घाय घाय में ऐसे जुगाड़ करके पास होने का सिस्टम नहीं रखना है, पूरा प्रोएक्टिवली पढ़ना है। तो लिटरली क्या है, मैंने जिधर भी मेरी आर्टिकल थी 5 महीना पूरी छुट्टी मांग के लिया था। खैर 5 महीना पढ़ाई नहीं हुआ, स्टार्टिंग का 1 महीना तो ऐसे टाइम पास हुआ था, लेकिन और 5 महीना मैं इसको एग्जैजरेट क्यों कर रहा हूँ कि हम लोग के टाइम में क्या है, आर्टिकल में 3 महीने से ज्यादा छुट्टी कोई भी नहीं देता था। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मुझे कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है, क्लियर होना है। तो मैंने रिक्वेस्ट करके 5 महीने की छुट्टी ली, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट इन आवर डेज। अदरवाइज दैट वाज अ नॉर्मल ट्रेंड के 3 महीने से ज्यादा कौन छुट्टी देगा। लेकिन ली, लेकिन वो 5 महीने में 1 महीना तो बर्बाद हो गया, क्योंकि पढ़ाई करते करते स्टार्टिंग में फ्लो नहीं आ रहा था। एंड फिर बाद में 4 महीने तक दिन रात मेहनत की पागलों की तरह। एंड फिर उस वक्त तो के हम लोग का करिकुलम ऐसा था ना, मतलब स्टडी मटेरियल के बाहर से भी कुछ आ सकता है। आज की तारीख में तो क्या इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके बाहर से तो आता ही नहीं है। लेकिन हम लोग के टाइम ऐसा था, स्टडी मटेरियल आपको मिल गया, स्टडी मटेरियल भी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती थी, ऐसे छोटी छोटी बुकलेट्स मिलती थी, ऐसे डोरी से उसको बाइंड करके ऐसे हमको घर पे मिल जाता था। और उसमें से आया तो आया, कुछ बाहर से भी आ सकता था।
तो हम लोग को क्या, हम लोग के घर पे स्टूडेंट जर्नल आती थी ना, सीए लोग की स्टूडेंट जर्नल, उसको भी थोड़ा रेफर करना पड़ता था। कुछ नया अपडेट आया क्या मार्केट में, शायद उसको लेके पूछ लिया, तो ऐसे बहुत टेंशन रहता। तो मतलब पास होना नहीं होना मतलब एक बहुत बड़ा वो था चैलेंज, के पास हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिजल्ट ही कितना मुश्किल से 1-2% रिजल्ट था। तो मेरा जब रिजल्ट है उस वक्त भी रिजल्ट 2% ही था, और 2% रिजल्ट में अपना नंबर लगना मतलब इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने कैसे जैसे अपना एग्जाम क्रैक किया, और उन 2% के रिजल्ट में मेरा भी नंबर आ गया। एंड रैंक का तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ वक्त के बाद मेरिट लिस्ट बनी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आया है, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 42 था। तो सुन के मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन स्लोली जैसे जैसे मेच्योरिटी आई तब मालूम पड़ा कि ऑल इंडिया रैंक होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चाहे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 हो कि 45, 46, 47 हो, ऑल इंडिया रैंक का ठप्पा इंपॉर्टेंट होता है। तब मेरे लिए ऐसा एक अलग ही खुशी का वो था। So that was the time, means at that time मतलब passing itself was a big thing। 2% रिजल्ट सोचो ना, अब उसमें कैसे जैसे ऑल इंडिया रैंक लाना, मैंने प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ, लेकिन आ गया तब लगा कि मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए, तब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी। और मेरा परसेंटेज क्या था, 56% टोटल था। बट 8 सब्जेक्ट थे हम लोग के, आठों सबने 50-50 तो मिला, हक से मिला। लेकिन एक आध सब्जेक्ट, एक में 67 आ गया, एक में 65 आ गया, तो ऐसे करके मेरा 56% बन गया। और डॉट 56% उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक आया था। आजकल तो क्या 56%, 60%, 65% तो बहुत नॉर्मल हो गया है, उसमें भी किसी को रैंक नहीं मिलता है। लेकिन ये हम लोग के टाइम की बात है, इन द ईयर 1997। ओके सर, इन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2026, कितना चेंज हुआ है, कितना डिफिकल्ट लेवल या इजी लेवल हो चुका है अभी तक? डिफिकल्टी लेवल तो आधा हो गया, पासिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जो उस वक्त 2% था, अभी 15% रिजल्ट आ रहा है, तो आप देख लो पासिंग परसेंटेज कितना बेटर हुआ है। और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा कम हो गया। अभी क्या बच्चे को इतना पता है कि स्टडी मटेरियल की बाउंड्री है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। उसमें भी काफी कुछ एक्स्ट्रा दी है। उसमें भी कोई बच्चा काट छाट करके थोड़ा पास्ट पेपर का एनालिसिस करके करेगा ना, क्या वांटेड है क्या अनवांटेड है, उसमें भी फिल्टर करके पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे। और पहले के टाइम में क्या था, पढ़ाई करने को तैयार थे, सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जैसे हम लोग के टाइम के कोई चीज नहीं समझी तो खत्म, नहीं समझी। मान लो कोई क्लासेस में कोई लेक्चर मिस गया, मिस होने के बाद चलो अगर उसको कवर करना है तो भूल ही जाओ। और मिस नहीं हुआ, अटेंड भी किया, अगर समझा नहीं है तो सर लोग से हम लोग को इतना क्लोजली बात करने का वो रहता भी नहीं था। आजकल के बच्चे तो मुझे लेक्चर के फ्रीली आराम से हाय हेलो करके फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं। लेकिन मुझे टाइम याद है कि मेरे टाइम पे सर से बात करना भी चैलेंज है। अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो गया खत्म। फिर दोस्त लोग को पूछ लो, तेरे को समझा गया, तेरे को समझा गया, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मार के चलो। ऐसे ही करना पड़ता था। कोशिश ये रहती थी कि चलो कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन नहीं समझा तो कोई सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं था। ना कोई यूट्यूब का वीडियो होता था, ना कोई एक्सप्लेन करने वाला, कुछ भी नहीं। जो क्लास में समझा तो समझा, नहीं तो तेरा नसीब, ऐसा था। और मटेरियल मार्केट है बहुत लिमिटेड थे। जैसे मैं जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त क्या इतनी मोटी मोटी टैक्सेशन की बुक होती थी, उसमें क्या है लिटरली बेयर है कि वर्डिंग्स को छाप के उसको प्रॉपर कंपाइल करके मिलता था, थोड़े बहुत सम्स के कलेक्शन होते थे। ऐसी मोटी मोटी झाड़ी झाड़ी बुक होती थी। इनफैक्ट हमको क्लास में भी उसमें से पढ़ाया जाता था, पेज नंबर 455 निकालो, फिर पेज नंबर 720 निकालो। ऐसी बड़ी बड़ी हजार हजार पेज की बुक होती थी, उसको रीड कर करके सिखाते, कभी पढ़े पढ़ा ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है वो टाइम में क्या है, सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, पढ़ाई के एक्सप्लेनेशन के सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लोग पढ़ने के लिए रेडी थे। लेकिन अभी क्या है, सोर्सेज भयानक अवेलेबल है। मीन्स जो चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं समझा, चैट जीपीटी को पूछ, यूट्यूब को पूछ, फ्रेंड्स को पूछ, टीचर को भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम टीचर को कॉल कर, जैसे मेरा बच्चा मुझे एनी टाइम कॉल करता है, इनफैक्ट 10-11 बजे भी कॉल आता है तो मैं उन्हें एंटरटेन करता हूँ। आई नेवर से कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल वगैरह, कुछ नहीं, वो नहीं रहा है। मतलब इतना ज्यादा ईज ऑफ स्टडी हो गया ना, इतनी कन्वीनियंस आ गई है, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन सी टेक्नोलॉजी ने इतने सारे फायदे अपने को दे दिए, लेकिन उसमें क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मीन्स हम लोग के टाइम जितना डेडिकेशन के साथ लोग पढ़ने को तैयार थे, वैसा उतना लेवल ऑफ डेडिकेशन नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो सी मैं तो आज के बच्चों को ही बोलता हूँ, सी टेक्नोलॉजी आई है, तुम्हारे पास इतने सोर्सेज अवेलेबल है ना, वो बेस्ट चीज है, यू पीपल आर ब्लेस्ड।
लेकिन उसका उतना ही यूज करो कि उससे अपना फायदा हो। ऐसे नहीं कि उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगे और उससे अपना नुकसान होकर बैकफायर होने लगे। एडवांटेज लेना, लेकिन अपने को जितना हो सके इंडिपेंडेंटली अपनी जी जान से पढ़ाई करके करना है और इंडिपेंडेंटली पढ़ो। और लेकिन जहाँ गाड़ी अटक गई है, सोर्सेज आर अवेलेबल, जो हम लोग के टाइम अवेलेबल नहीं था वो आपके लिए अवेलेबल है। थोड़ा बैलेंस करके करना पड़ता है। यूज दिस सोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी, प्लस डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हार्ड वर्क, वो तो करना ही पड़ेगा। एंड फिर बाद में टेक्नोलॉजी का साथ है तो कमाल ही कर सकता है कोई बच्चा। Rightly said, sir. And let's move life before and after CA. क्या क्या चेंजेस हुआ? सी लाइफ बिफोर सीए क्या है, को ठीक है, लोग ऐसे फ्रेंड है मेरा पढ़ाता है फ्रेंड है करके ऐसा लोग इंपॉर्टेंस दे रहे, कुछ भी है तो शीरीष को पूछे, ठीक है, वो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स लोग में इंपॉर्टेंस था। और फ्रेंड्स भी मेरे इतने क्यों बनने, क्योंकि कभी भी किसी को पढ़ाई की जरूरत तो मेरे पास आता था। तो दिस वॉज लाइफ बिफोर सीए। बट क्या एक अलग स्टैंडिंग खुद की नहीं थी। लेकिन लाइफ आफ्टर सीए एक अलग ही स्टैंडिंग हो गया। मतलब ऑल इंडिया रैंक चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब सीए होना अपने आप में बड़ी चीज थी, प्लस फिर ऑल इंडिया रैंक। तो लाइफ आफ्टर सीए मतलब एकदम ही डबल हो गया। मतलब इम्पैक्ट वाइज जो भी बोलो, मतलब एकदम ही अलग हो गया। मतलब लाइफ यहाँ से यहाँ पहुंच गई। इनफैक्ट पता, जिस दिन मेरा रिजल्ट का दिन था, मैं सीए इंस्टीट्यूट में गया था 11 जैन 1998 को। और रिजल्ट को मैंने ऐसे कैसे कैसे करके, वहां पे क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट शीट्स लगी थी, व्हाइट शीट्स के ऊपर अपना नाम ढूंढ के देखना है कि तुम पास हुए कि नहीं। तो जैसे मुझे अपना नाम देखा शीरीष व्यास, बाजू में लिखा तो बोथ ग्रुप्स, ऐसा खुशी के मारे मैं नाचा हूं। और तब मुझे उसी वक्त फर्स्ट मेरी फीलिंग ये थी, यार कल तक मैं जस्ट एक सादा बच्चा था, आज मैं सीए हूं। अंदर ही खुद के अंदर ऐसा लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मतलब कल तक आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। और उसके बाद लाइफ तो और अच्छी हो गई। यहाँ वहां से मुझे कंपनियों से ऑफर आ रहे हैं। ऑफर मतलब कोई जॉब अलॉट नहीं कर रहा है, इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए लोग बुला रहे हैं कि आप इंटरव्यू दे दो, ये कर दो वो कर दो। इतना भयंकर कंफ्यूजन हो गया ना कि अभी लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और टीचिंग मेरा पैशन है। अब टीचिंग करूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करूं, ये कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि इससे अगर रैंक नहीं आता ना, तो मैंने तो डिसाइड ही किया था कि मुझे कैसे भी करके टीचिंग में आगे करियर को परस्यू करना है। मुझे खुद की क्लास खोलनी मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मेरा खुद का क्लास होना चाहिए। क्योंकि मैं सीए करने के दौरान ही इतने बच्चों को पढ़ा लिया था कि मुझे लगा कि आज अगर मैं खुद की क्लास चालू करूं तो जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। तो सब डिसाइडेड था। लेकिन रैंक आ गया तो डिलेमा आ गया। क्योंकि रैंक आने के बाद क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इंपॉर्टेंस देना चालू करते हैं। सिटी बैंक का लेटर आ रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एलएनटी का लेटर आ रहा है, सब लेटर आ रहे हैं। फिर घर वाले भी कंफ्यूज, घर वाले बोल रहे अरे टीचिंग वीचिंग क्या। और उन लोग के लिए टीचिंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि टीचिंग तो मैं क्या, जब सीए नहीं बना था तभी भी बच्चों को पढ़ा ही रहता। ऐसे ही घर पे कोई भी आ रहा है एनी टाइम, कभी भी कोई पढ़ने आ गया, किसी की एग्जाम सुबह सुबह तो 5 बजे मेरे घर पे बेल मार के चल फटाफट मेरे को पढ़ाओ। मेरे घर से एग्जाम के लिए रवाना होता था। तो मतलब उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं था घर वालों के लिए कि टीचिंग क्या, हो तो तू ऐसे भी कर ही रहा था ना। अब सीए बना है, ऑल इंडिया रैंक है, तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के लिए इंटरव्यू के लिए भेजा। ठीक है, मैंने नाम के लिए 2-3 इंटरव्यू अटेंड किए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आई एम अ टीचर। मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ। मुझे ऐसा पढ़ाने के लिए सब प्रेशर नहीं आता। मतलब किसी को पढ़ाना तो दिल से पढ़ा दो। मतलब बाद में टाइम नहीं देता हूँ, 1 घंटा हुआ 2 घंटा, जितना भी घंटा लगे लगने दो। क्योंकि मैं वो उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व और एंग्रॉस हो जाता हूँ। और किसी इंसान के अंदर दुख है तो मुझे जब तक उसका दुख सॉल्व नहीं होता ना, तो मुझे बेचैनी होती, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो मेरा नेचर ही ऐसा था। तो मैंने बोला अभी ये क्या करूं यार। फिर कैसे तैसे करके मैंने बोला नहीं यार। और नसीब से क्या, जो भी मैंने इंटरव्यू दिए थे इधर से मुझे कॉल नहीं आया। तो मैंने घर वालों को बोल दिया देखो मैं इंटरव्यू गया तो था, लेकिन कोई बुला ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो ऐसे कहीं से भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। हाँ, एक जगह से कॉल आया था, एलएनटी। लेकिन एलएनटी में पैकेज क्या दे रहे थे, 7,400 पर मंथ। मतलब बहुत छोटी अमाउंट है। हम लोग के टाइम पे स्टार्टिंग क्या मिलता था, किसी को 20,000 का पैकेज मिलता था महीने का। और सिटी बैंक वाले 30,000 पर मंथ दे रहे थे, 30,000 पर मंथ। तो उसको एक बड़ा पैकेज मानते थे। एलएनटी वाले को 7-7,500 का मंथली पैकेज था। तो मैंने बोला इतना छोटे पैकेज में क्यों ज्वाइन करना है। तो वो उधर से कॉल आया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज द सैलरी वॉज टू लेस। और उनकी थिंकिंग क्या होती है कि सीए को नया नया हम सिखाएंगे तो स्टार्टिंग में ज्यादा पे नहीं देंगे। लेकिन जो भी उनकी थिंकिंग थी, लेकिन उतनी सैलरी, मैंने बोला इस सैलरी में तो ज्वाइन नहीं करना है। उससे तो मैं प्राइवेट ट्यूशन लेके अच्छे खासे एक बच्चे को पढ़ा 20,000 50,000 ऐसे पैसे मिल जाता है, तो वही करता हूँ। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर धीरे धीरे के इसी पे फोकस आ गया।
और डे वन से मुझे खुद का ही क्लास चालू करना था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला यार अपने क्या कोई दूसरी क्लास में जाके एक बार इंटरव्यू देके आते हैं, उधर टीचर बन के पढ़ाते, ऐसा करते। बोले नहीं, मतलब ही नहीं है, मुझे तो खुद का ही चालू करना है। लेकिन उसने फोर्स करके बोला चलना एक बार, जाके जाने में लॉस किया है। तो मैं गया एक क्लासेस में, उधर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का एक अकाउंट्स का मैंने डेमो लेक्चर दिया। तो इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग में तो अकाउंट्स ही पढ़ा था ना, तो अकाउंट्स का पूरा मैंने डेमो लेक्चर दिया। तो वहाँ जो ओनर थे उनको अच्छा लगा, अच्छा खासा पढ़ा लिया। तो उन्होंने बोला आर यू रेडी टू ज्वाइन। मैंने सर मैं डिसाइडेड तो नहीं हूँ। तो उन्होंने खाली बोला कि अभी एक खाली क्रैश कोर्स बैच है, खाली उतना सा बैच ले लो। एक छोटा सा क्रैश कोर्स है, मतलब थोड़े टाइम का, वो बीकॉम के बच्चों का था। वो कैसे भी ले लो क्योंकि हम लोग को अभी एक टीचर की जरूरत है। तो मैंने ठीक है ना, चलो क्रैश कोर्स ही है ना, इतना ही है, मेरे को उधर बंधन तो नहीं है कि ज्वाइन कर ले, ये हो गया। तो क्रैश कोर्स के नाम पे मैंने चालू कर दिया। मेरी जिंदगी का पहला टॉपिक मतलब स्टेज के ऊपर था फायर इंश्योरेंस क्लेम। उसके पहले तो मैंने 5-6 साल से प्राइवेट में पढ़ा रहा अलग है। क्लासरूम एटमोस्फेयर में मुंबई में गोरेगांव जगह है, उधर मेरा पहला लेक्चर था फायर इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर। और वो लेक्चर में बच्चे इतने खुश हुए ना, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप फाइनल अकाउंट से पढ़ा दो ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट ऑलरेडी टीचर पढ़ा दिया था उन लोग को। मैं बीच में ऐसे एंट्री मारा था, सर आप ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। सिर्फ प्राइवेट में क्या एक दो जन रिस्पॉन्स देते थे, इधर क्या पूरा क्लास का झुंड मेरे पास आके अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा। तो मुझे ऐसा लगा यार मजा आ रहा है यार। और वहां पे काम करने में ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई बॉस है, मैं और मेरे स्टूडेंट उनको पढ़ो, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा। तो उसी क्लास में मैंने 10 साल निकाल दिए, पता भी नहीं चला, पूरे 10 साल निकाल दिए 2007 तक। फिर 2007 में मैंने बोला नहीं यार, मेरा ड्रीम तो खुद की क्लास चालू करने का है। फिर मैंने अपनी खुद की क्लास चालू करने का ये सब इनिशिएटिव लिया था। सो दिस वाज द शॉर्ट थिंग अबाउट लाइफ बिफोर सीए एंड आफ्टर सीए। Great, sir. Great, sir. So now let's move to the last segment. What are the lessons you have learned during your journey? See, most important lesson which I learned is failure will come suddenly without you being knowing, but you have to accept it. You have to expect less, you have to accept more. Expectation तो naturally inbuilt होती है, लेकिन accepting अपने को करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन तो बनाने के लिए कुछ सीखना थोड़ी है, वो तो हर इंसान कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये मिले ये मिले। एक्सपेक्टिंग विल नेचुरली हैपन, बट एक्सेप्टिंग द थिंग्स यू हैव टू कॉन्शियसली डू। और वो एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि सी मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करने का सोचूंगा, लेकिन मेरे चाहने से वैसा होने नहीं वाला ना। जो आउटकम आएगा कभी कभी इतना बुरा आउटकम है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट करो। सी अपना काम है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, तो कर्म करो। अब कर्म करने के बाद कुछ विघ्न आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टिंग वाली चीज सीखनी पड़ती है, क्योंकि लाइफ डजंट गो द वे यू वांट, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा क्या, कोई चीज को हाथ में ली है तो उसको छोड़ो मत, गिव अप मत करना। क्योंकि गिव अप करने की टेंडेंसी क्या है, ये तो मैं जब प्राइवेट ट्यूशन लेता तभी भी कितने बच्चों को ज्ञान देता था कि भाई तू अभी इससे डर के घबरा के इसको तू छोड़ दिया, आज तू इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के कहीं और जाएगा, उधर तकलीफ आएगी, उधर छोड़ देगा। मतलब तेरा नेचर तो वही रहेगा ना कि कुछ तकलीफ वाली चीज लेकिन छोड़ दो छोड़ दो। तो हर चीज को छोड़ छोड़ के करेगा तो फेस किसको कर रहा है। एक चीज हाथ में ली है तो ठीक है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है तो समझ क्या तकलीफ आ रही है, उसको हाथ में अचीव करके आगे बढ़ना है। सो यू शुड नेवर गिव अप। So that is what I have learned. और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, it is not just based on one or two instances, several instances I have seen. And once you have the habit of चलो नहीं जमा छोड़ दो, ये नहीं जमा छोड़ दो, तो अपना सॉफ्टवेयर अंदर से खराब हो जाता है ना। और अपना अंदर का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए। चीजें लाइफ में आती जाती रहेगी, लेकिन अंदर का अपना जो मेन कोर सॉफ्टवेयर है, अपने अंदर की जो इंजन है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए ना। और वो बिगड़ जाती है ऐसे एक तरह के नेचर में। इसलिए डोंट गिव अप। और पहले तो क्या, कोई चीज को हाथ में ले तो उसमें पूरी जान डाल के पूरा उसमें एंग्रॉस हो जाना, घुस जाओ उसमें। ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा डेस्परेशन होना चाहिए। ओके, एंड फिर बाद में उसको हासिल करना है। और फिर भी नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। 10 बार फेलियर आएगा तो भी उसको एक्सेप्ट करके आगे करो। मतलब यू नो, यू शुड कीप मूविंग। यू विल फॉल 10 टाइम्स, यू विल फॉल 100 टाइम्स, बट एवरी टाइम यू फॉल यू हैव टू गेट अप एंड फाइट बैक। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली फॉलोइंग। मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं कि मेरी लाइफ सीए बन गया तो स्मूथ है, ये वो है, सब अच्छा है। बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऊपर नीचे पड़ाव आते हैं, लेकिन मैं यही चीज तो फॉलो कर रहा हूँ।
जो आ रहा है आने दो, मैं अपना बेस्ट करूंगा। इसलिए बच्चों के सामने मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग भी बन गया है, बच्चों डू द बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। तू बेस्ट कर, बाद में भगवान संभाल लेगा अपने को। वी आर नॉट आंसरेबल टू द वर्ल्ड, यू आर आंसरेबल टू गॉड, you are answerable to the God, and in the eyes of God, if you are seen to be doing best, one day or the other result will definitely come to you. So that is what I have learned. बट आजकल के बच्चे थोड़े भी होते हैं पैनिक हो जाते हैं, यार ठीक है ना, फेस करो ना, फेस करके आगे बढ़ो। Okay, sir. Thank you so much, sir, for doing this, your life lesson, your inspiring journey. And thank you so much, sir, for giving your time. Most welcome, most welcome, it's my pleasure। Thank you, sir.